नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के एथलेटिक इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन पेपर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के तीसरे सेट को हल करेंगे। आप लोगों को आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा उचित कैलेस्थेनिक व्यायाम या कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज है। इनमें से कौन सा कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आपको ये बताना है। ए घुड़सवारी, बी पुशअप, सी बैडमिंटन और डी तैराकी या स्विमिंग। तो इसका सही उत्तर है आपका बी पुशअप, जो है आपका कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है। क्या होता है कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज? कैलेस्थेनिक्स इज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज दैट यूटिलाइज एन इंडिविजुअल्स बॉडी वेट एज रेसिस्टेंस टू परफॉर्म एनी मूवमेंट विथ लिटिल और नो इक्विपमेंट। वो एक्सरसाइज जो कि हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक्सरसाइज होते हैं, जिसमें कि हमारे इंडिविजुअल बॉडी वेट को रेसिस्टेंस के रूप में, प्रतिरोध के रूप में काम करते हैं, न कि किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपका पुशअप हो गया, आपका सीटअप्स हो गया, आपका स्क्वाट हो गया, ये सब जितने भी होंगे इसमें किसी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए यह कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल या कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज ये होते हैं। अगला प्रश्न दूसरा हम लोग देखते हैं, चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को इस रूप में भी जाना जाता है। ए एसोसिएटेड संचलन, बी मेडिकल जिम्नास्टिक्स, सी यौगिक आसन और डी जर्मन संचलन। तो इसका सही उत्तर है आपका बी मेडिकल जिम्नास्टिक्स, जो आपका चिकित्सा संबंधी जो गतिविधियों को मेडिकल जिम्नास्टिक्स ये भी कहा जाता है। चिकित्सा संबंधी गतिविधियाँ मतलब आपका मेडिकल रिलेटेड जो मूवमेंट्स या आपका ट्रीटमेंट रिलेटेड जो मूवमेंट्स होते हैं उनको मेडिकल जिम्नास्टिक्स भी कहा जाता है। तीसरा है, फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाले बर्नर चोट को समांतर किस नाम से जाना जाता है। मतलब फुटबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं उनको एक चोट लगता है, इसको बर्नर इंजरी या चोट कहा जाता है। उसको और भी किस नाम से जाना जाता है, समांतर किस नाम से जाना जाता है? ए बुसाइटिस, बी स्ट्रेन, सी स्टिंगर और डी क्रैम्प। तो इसका सही उत्तर है आपका सी स्टिंगर। तो फुटबॉल प्लेयर्स को जो बर्नर चोट इंजरी होती है उसको स्टिंगर भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, गंभीर चोटों का इलाज किससे किया जाता है? ए इंफ्रारेड रेडिएशन, बी एक्सरे, सी अल्ट्रासाउंड, डी अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसका सही उत्तर है आपका ए इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा आपका गंभीर चोटों को सही किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? ए रिहेबिलिटेशन, बी ट्रीटमेंट, सी अनुरक्षण और डी प्रिवेंशन। मतलब आपको इलाज या रोग नियंत्रण, मतलब आपको इलाज या रोग न हो इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य क्या है आपका? डी प्रिवेंशन। अगर आप प्रिवेंशन रखेंगे तो आपको इंजरीज या डिजीज़ होने के चांसेस कम होंगे। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप प्रिवेंशन रखेंगे तो आपको इंजरीज या रोग होने के चांसेस कम होंगे। छठवां प्रश्न देखते हैं, खेल कूद की चोटों के पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? रिहेबिलिटेशन क्या होता है? आपको इंजरी हुआ, उसके बाद दोबारा आप प्री कंडीशन में लाने के लिए जो जो चीज़ों को अपनाते हैं उन्हें रिहेबिलिटेशन कहा जाता है। तो इसको किस विधि का प्रयोग किया जाता है इसमें से मुख्यतः रिहेबिलिटेशन में? ए करेक्टिव एक्सरसाइजेस, बी हाइड्रोथेरेपी, सी क्रायोथेरेपी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही उत्तर है ए करेक्टिव एक्सरसाइजेस आपका मेनली रिहेबिलिटेशन में किया जाता है। करेक्टिव एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होते हैं जो आपके मूवमेंट को आपको फ्रिक्वेंटली दोबारा, जैसे मूवमेंट इंजरी से पहले थे वैसे हो सके, तो ऐसी एक्सरसाइजेस को करेक्टिव एक्सरसाइजेस कहा जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं मेनली, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव क्या होते हैं? जो कि वो एक्सरसाइजेस जिसमें कि किसी बिना हेल्प के स्वतः किया जाए, सेल्फ किया जाए, तो उसको एक्टिव एक्सरसाइजेस कहा जाता है। और ऐसे पैसिव होते हैं वो मूवमेंट या वो एक्सरसाइजेस जो कि किसी इक्विपमेंट या किसी व्यक्ति के हेल्प से किया जाता है, उसे पैसिव एक्सरसाइजेस कहा जाता है। सातवां प्रश्न देखते हैं,
पेशी फाइबर मसल्स फाइबर की मोटाई में वृद्धि क्या कहलाता है? मसल्स फाइबर की मोटाई या उसके स्ट्रेंथ में जो डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होता है या ग्रोथ होता है, उसे क्या कहा जाता है? ए इन्फ्लेक्शन, बी हाइपोट्रोफी, सी हाइपोक्सिया और डी एंडोमॉर्फी। इसका सही उत्तर है आपका बी हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। किसे कहा जाएगा हाइपरट्रॉफी? जब हमारे मसल फाइबर की मोटाई में वृद्धि होती है उसे हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। 8वां प्रश्न देखते हैं। जब मांसपेशी कमज़ोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाता है, जो हमारे मांसपेशी में कमज़ोर जब वीक हो जाए, छोटी हो जाए, शॉर्ट हो जाए या उसके स्ट्रेंथ में कमी हो जाए तो इससे क्या कहेंगे? ए टीडीएम, बी प्लायोमेट्रिक, सी एट्रोफी और डी हाइपोट्रोफी। तो इसे क्या कहेंगे? आपका सी एट्रोफी कहा जाता है। जब हमारे मसल फाइबर में कमजोरी या वीकनेस होती है या इसके छोटी हो जाती है या इसके स्ट्रेंथ में कमी होती है तो इसको एट्रोफी कहा जाता है। 9वां प्रश्न, जल चिकित्सा वाटर ट्रीटमेंट का क्या अर्थ है? इसको किसको कहेंगे वाटर ट्रीटमेंट? ए तरंगों से उपचार, बी पानी से उपचार, सी तेल से उपचार या डी गर्मी से उपचार। तो इसका सही उत्तर है आपका बी पानी से जो ट्रीटमेंट या उपचार दिया जाता है उसे जल चिकित्सा या इसी को हाइड्रोथेरेपी भी कहा जाता है इंग्लिश में। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है और थेरेपी मीन्स आपका इलाज, वे इलाज जो कि किसी ऑपरेशन के अलावा और किसी मीन्स और मेथड के थ्रू किया जाता है उसे क्या कहते हैं? थेरेपी कहा जाता है। किसी ऑपरेशन या किसी मेडिसिन बिना ऑपरेशन के इलाज से के द्वारा जो इलाज किया जाता है उसे थेरेपी कहा जाता है। तो यहाँ पे वाटर थेरेपी या जल के द्वारा यहाँ पे क्या उपचार किया जाता है। 10वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसे क्लोज इंजरी या क्लोज चोट कहा जाता है? ए एब्रेशन, बी कंट्यूशन, सी अवल्शन और डी पंचर। इसका सही उत्तर है आपका बी कंट्यूशन जो होता है आपका क्लोज चोट होता है, क्योंकि इसमें आपका अपर लेयर ऑफ स्किन फटती नहीं है, उसमें से ब्लड नहीं निकलता है, बल्कि आपका इंजरी आपको दिखेगा लेकिन आपके ब्लड या ऐसा आपकी स्किन में कोई भी कटिंग नहीं होती एब्रेशन में। जबकि अवर्शन और पंचर क्या होता है? आपके ओपन इंजरी है और कंट्यूशन कैसा है? क्लोज इंजरी है। 11वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से जल थेरेपी या वाटर थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? ए इलेक्ट्रोथेरेपी, बी वैक्स थेरेपी, सी हाइड्रोपैथी या डी बर्फ थेरेपी। तो इसका सही उत्तर है सी हाइड्रोपैथी या हाइड्रोथेरेपी। ये दोनों कहा जाता है किसको? जल थेरेपी या वाटर थेरेपी को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जांघ के विकास के लिए या थाई के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज या व्यायाम कौन सा होता है? ए दौड़ना वजन के साथ, आधी बैठक या हाफ स्क्वाट वेट के साथ, सी पूरी बैठक या फुल स्क्वाट, डी लंबमान कूदना मतलब लॉन्ग जंप कूदना। तो कौन सा आपका सबसे अच्छा एक्सरसाइज होगा? बी आपका वजन के साथ आप वेट ले करके हाफ स्क्वाट करिए, तो ये इससे आपका थाई का सबसे अच्छा डेवलपमेंट होता है। 13वां प्रश्न, हड्डी टूटने पर तुरंत क्या करना चाहिए? अगर हमारा हड्डी टूटने को क्या कहते हैं? आपका फ्रैक्चर कहते हैं। तो जब फ्रैक्चर हो या हड्डी टूटे जिसे कहते हैं फ्रैक्चर कहते हैं, तो उस पर सबसे पहला उपचार क्या करना चाहिए? रोगी को डॉक्टर के पास ले जाएं, बी चोट लगने वाले भाग की हलचल बंद करें, सी बर्फ से उपचार करें और डी टिटनेस विरोधी इंजेक्शन लगाएं। तो इसका सही उत्तर है आपका बी चोट वाले भाग को क्या करनी चाहिए? मूवमेंट, हलचल को बंद कर दे। जब भी हमको फ्रैक्चर होगा तो उसमें पेन बहुत बियरेबल नहीं होगा, अनबियरेबल पेन होगा, असहनीय दर्द होगा। तो इस समय सबसे पहले काम करना क्या है? मूवमेंट को बंद कर देना है। फिर इसके बाद आपका उस पर आइसिंग करना है, बैंडेज कवर हो सकते हो बैंडेज कवर करिए, फिर आइसिंग करिए और आइसिंग करने के बाद जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। पेट की मांसपेशी या एब्डोमिनल मसल्स के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम क्या है? जैसे हमने थाई का देखा था वैसे ही हम लोग स्टमक का भी देख रहे हैं कि हमारे एब्डोमिनल स्टमक जो पेट की मांसपेशी उसे एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, तो उनके विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा होगा? बैठकर आगे झुकना और पंजे छूना,
बी ठोड़ी को ऊपर उठा कर छड़ को छूना। फिर सी घुटने मोड़ कर सिटअप्स लगाना। और डी औपचारिक कसरतें। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, नी बैंड करके आपका सिटअप्स करना सबसे अच्छा जो है, इसके द्वारा ही आपके पेट की मांसपेशी एब्डोमिनल मसल्स को डेवलप किया जा सकता है। 15वां प्रश्न, मांसपेशी संकुचन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, कंसेंट्रिक कहते हैं। जब हमारी मांसपेशी, जब हम जैसे एल्बो को फ्लेक्शन करते हैं तो उस समय बाइसेप मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जो छोटा हो रहा है बाइसेप मसल्स एल्बो फ्लेक्शन के समय, तो इसे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। अब फ्लेक्शन के बाद एक्सटेंशन जब करते हैं हम एल्बो का, उस समय जो बाइसेप क्या हो जाता है, इसेंट्रिक, क्योंकि अपनी लंबाई में पूर्व वापस आता है तो उसको इसेंट्रिक कहेंगे। कंसेंट्रिक छोटी होता है, इसेंट्रिक वापस अपनी पुराने कंडीशन मतलब लंबाई में बढ़ता है तो उसे इसेंट्रिक। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन के वर्क को क्या कहते हैं आपका? आइसोटोनिक कहते हैं। जबकि आइसोमेट्रिक में हमारे मसल्स में कोई भी मूवमेंट तो होगा लेकिन उसके लेंथ में कोई भी परिवर्तन या चेंजेस नहीं आते हैं। अगला हम लोग देखते हैं किस संकुचन में मांसपेशी में लंबाई में परिवर्तन, उसके लंबाई में परिवर्तन होता है किस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, स्टैटिक संकुचन या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, आइसोटोनिक मसल्स में आपका मांसपेशी की लंबाई में परिवर्तन होता है। टोन, आइसोटोन। तो इसका सही उत्तर है बी, आइसोटोनिक। 17वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है। क्रियाशील शक्ति को क्या कहा जाता है? ए, आइसोमेट्रिक, बी, आइसोटोनिक, सी, आइसोकाइनेटिक और शक्ति, और डी आपका एब्सोल्यूट शक्ति या स्ट्रेंथ। इसका सही उत्तर है बी, आइसोटोनिक शक्ति या स्ट्रेंथ को क्या कहता है? क्रियाशील शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 18वां, दीवार को ढकेलने। अब दीवार को ढकेलने का उदाहरण किस प्रकार के एक्सरसाइज से कहेंगे? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज या व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम या एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक व्यायाम या एक्सरसाइज, इसेंट्रिक व्यायाम या एक्सरसाइज। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, आइसोमेट्रिक व्यायाम कहेंगे, क्योंकि जब हम दीवार को धकेलते हैं तो हमारे शोल्डर मसल्स के लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के एक्सरसाइज को क्या कहेंगे? आपका आइसोमेट्रिक आपका एक्सरसाइज कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे टेंशन तो डेवलप हो रहा है, मतलब आपका वहाँ पे प्रेशर तो डेवलप हो रहा है लेकिन उसके मसल्स के लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, इसलिए इस प्रकार के एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज या व्यायाम कहेंगे। 19वां प्रश्न, फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान, मतलब फ्री स्टाइल जो तैराकी का एक स्टाइल होता है स्विमिंग का, तो उसके दौरान बाहु प्रहार या आर्म स्ट्रोक जिसके द्वारा स्विमिंग कर रहे हैं हम लोग फ्री स्टाइल, उसके कॉन्ट्रैक्शन का एक उदाहरण है। उसके कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन के अंतर्गत आएगा? ए, समदूरिक या आइसोमेट्रिक, बी, उत्केंद्री, सी, सकेंद्री, मतलब डी आपका आइसोकाइनेटिक। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, आइसोकाइनेटिक टाइप का यह मूवमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है जब हम लोग फ्री स्टाइल की स्विमिंग करते हैं, जबकि कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक नहीं होता है। आइसोकाइनेटिक डी इसका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न, आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है। आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध किससे है? ए, लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी, बी, शक्ति या स्ट्रेंथ, सी, दमखम या एंडोरेंस, और डी, गति या स्पीड। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, स्ट्रेंथ या शक्ति से संबंधित आपका है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज से हम मेनली हमारा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है। 21वां प्रश्न, एक पेशी संकुचित सिकुड़ती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और सिकुड़ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन कोई संचलन या गति नहीं होती, कोई भी क्या है उसमें गति नहीं होता है। किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पे गति होने का मतलब आपके उसके लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार के मूवमेंट को क्या कहेंगे?
आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका आइसोमेट्रिक, आपका यह मूवमेंट होता है। 22वां प्रश्न, निम्न में से किस व्यायाम में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता है? आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम, कैलेस्थेनिक व्यायाम। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, आइसोमेट्रिक व्यायाम। यह इस व्यायाम को क्या कहा जाता है? इस व्यायाम को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता है। 23वां प्रश्न, यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो तो वह संकुचन विधि कहलाती है? ए आइसोमेट्रिक, बी आइसोटोनिक, सी आइसोकाइनेटिक और डी काइनेटिक। तो इसका सही उत्तर है आइसोमेट्रिक। एक ही प्रश्न के आप देख सकते हैं कई तरीके से आपको पूछा जा सकता है। जब 24वां, जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है तो ये क्या कहलाता है? हाइपोट्रॉफी, अट्रोफी, ओवरलोड या स्वास्थ्य? ए हाइपोट्रॉफी कहा जाता है जब आपकी एक्सरसाइज में नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है। 25वां प्रश्न, सूजन को किसके द्वारा कम किया जाता है? ए सौना बाथ, वर्लपूल बाथ, कॉन्ट्रास्ट बाथ, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है आपका सी, कॉन्ट्रास्ट बाथ के द्वारा आपका सूजन को कम किया जाता है। इसमें ठंडे और गर्म दोनों पानी का बारी बारी से उपयोग किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट बाथ में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड देखा। आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।